गाइस अभी हम लोग पर्यावरण को पढ़ रहे हैं, है ना। जो हमारा यूनिट नंबर 9 है, तो इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं। और कल के क्लास में मैंने आपको कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हमारे हैं उसको हमने बताया था आपको। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, यानी इंटरनेशनल जितने भी हमारे आप कह लीजिए जो कोलैबोरेशंस हैं, या ऐसे जो भी समझौते हैं, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं, तो उसको हमने पढ़ा। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, या सीओपीज हैं कई सारे, कॉन्वेंशन ऑन पेरिस, और भी रोडेरिगो प्रोटोकॉल है। तो ऐसे करीब 15 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स मैंने आपको कल के क्लास में बताया था। उसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, और मैंने कहा था कि उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, जो भी हमारे अग्रीमेंट्स हैं, तो उससे एक या दो क्वेश्चन आपका जरूर मतलब रहता है एग्जाम में। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं करीब 15-20 के आसपास होगा। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसका नाम और उसका वर्ष, कि कौन से ईयर में वो आया, कौन से ईयर में वो स्टैब्लिश हुआ है। कोई 1992 में हुआ है, कोई 1987 में हुआ है, कोई 2015 में भी हुआ है। तो डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट ईयर्स हैं। तो वो और उसके साथ साथ उसका उद्देश्य, यानी जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसका क्या पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना। चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जो ओजोन पे बात करता है, ओजोन डिप्लेशन पे बात करता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पे बात करता है। तो जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बारे में आपका जो पर्पस है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो सीधा आता है। किसी भी प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव या उसके उद्देश्य से आपसे प्रश्न सीधे 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 पूछ सकता है। आज हम लोग गाइस पॉल्यूशन की बात करेंगे, प्रदूषण और प्रदूषक की। जो भी प्रदूषण हमारे पास है, कई सारे पॉल्यूशन है। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। तो कई तरह के प्रदूषण के कई प्रकार हैं। तो आज हम प्रदूषण की परिभाषा को भी देखेंगे, प्रदूषण के सारे टाइप्स को देखेंगे, और पॉल्यूटेंट्स को भी देखेंगे कि जो पॉल्यूटेंट्स मतलब जो प्रदूषक हैं, जो बेसिकली क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं पॉल्यूशन को क्रिएट करने में या स्प्रेड होने में। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। बट पहले गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग मिल करके सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, है ना। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस अभी आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है का पार्ट है। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 2-3 वर्षों में ये आपका पूछा गया है ना। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग डेली बेस पे, हम लोग नित्य प्रतिदिन कम से कम 10 प्रश्न तो जरूर बनाते हैं। हर दिन 10 क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मील का पत्थर साबित होगा, आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि आखिरकार एनटीए आपसे क्या चाहता है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस, उसकी क्या आशाएं आपसे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है। Which parenting style is the one in which parents seem cool and controlling their interactions with their children? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं गाइस, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पैतृक शैली है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अपनी अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन में भाव शून्य और नियंत्रक प्रतीत होते हैं। यानी वार्मथ होते हैं, और हाई मतलब बच्चों के ऊपर अच्छा कंट्रोल हो पाता है। तो ऐसे कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें आप अपने बच्चों के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स ऐसा कर पाएंगे, या ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, या परमिसिव पेरेंट्स, या रिजेक्टिंग पेरेंट्स। तो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल आपको लगता है कि ज्यादा सटीक है? ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स जो है बहुत कामली, बहुत ठंडे होकर के भी अपने बच्चों को डील कर लेते हैं, इंटरेक्शन हो पाता है उनका। ठीक है, यानी ज्यादा गुस्सा भी ना होना पड़े, और आपका बच्चा भी आपके नियंत्रण में रहे। तो ऐसा कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल आपको लगता है? क्या लगता है आपको, विच वन इज ऑप्शन करेक्ट? हो नंबर सकता ए है है। सी। सी, ऑप्शन सी। नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर परमिसिव। सी। डी तो चलो कट गया, डी कट गया, बचा ए बी सी। ए बी सी में क्या होना चाहिए? अथॉरिटेटिव तो नहीं हो सकता ना, परमिशन। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बरमूडा। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स यानी आधिकारिक माता पिता।
ऐसे पेरेंट्स जो अथॉरिटेरियन हैं, यानी जिनके बातों को बच्चे थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं, या एक आपको कहते हो ना आंखों का डर, तो एक ऐसा आपने बना रखा है माहौल घर पे कि आपके जो वार्ड्स हैं या जो आपके चिल्ड्रंस हैं वो आपकी बात समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि वैसा आपने माहौल बना रखा है घर पे। तो कई सारे पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे भी देखने को मिलता है, आधिकारिक माता पिता, तो आधिकारिक रूप से आप कंट्रोल कर पाते हो। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, पेरेंट्स एंड टीचर हैव अ हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैच्योरेशन एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पेरेंट और टीचर जो है, जैसे पेरेंट मतलब माता पिता और टीचर मतलब शिक्षक, तो यानी अभिभावक और शिक्षक, इनका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है, खास करके बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट, माने बच्चों के समझदारी में। यानी यानी पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं या पेरेंट्स अगर समझदार हैं, अगर टीचर अच्छा मिल जाए, तो ऐसे में बच्चों का जो कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, आपका समझने और बूझने का स्तर, यानी आप जिससे चीजों को समझ पाते हो ना, आपका जो एक कहते हो ना इंटेलिजेंस, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, तो वो डेवलप होता है अगर पेरेंट टीचर अच्छे हैं तो। दूसरा कथन है, स्कीम्स, SCHEM, स्कीम्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शंस और थॉट दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन आवर वर्ल्ड। यानी योजनाएं, क्रियाओं या विचारों की संगठित व्यवस्थाएं होती हैं जो हमें हमारी दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने या सोचने की अनुमति देता है। क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बोथ आंसर आर बताइए? करेक्ट। Both ऑप्शन are ए। correct. बताइए। दोनों सही है। सर ऑप्शन नंबर डी सर। Number first is false, but statement number second is correct. हम्म, पहला वाला तो करेक्ट है, चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट तो करेक्ट है, दूसरा दूसरा बताइए, दूसरा करेक्ट है कि नहीं, सर ऑप्शन या सी। पहला वाला भी गलत है? हाँ, सेकंड सर गलत है, फर्स्ट तो सही है। यस सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके। ऑर्गेनाइज चीज तो ठीक होती है ना, ऑर्गेनाइज सिस्टम तो प्लान करता है आगे के लिए। गाइस देखिए इसमें क्या है कि जो आपका पहला पॉइंट है कि पेरेंट्स एंड टीचर हैव अ हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन का मतलब समझते हैं? मैच्योरेशन का मतलब होता है गाइस जो हमारा फिजिकल ग्रोथ होता है ना, जैसे मैच्योरेशन का मतलब है कि जो बॉडी हमारा मैच्योर होता है, जैसे बॉडी ग्रो होता है, चेंज होता है समय के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चों का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है थ्रू आउट लाइफ। इसके अलावा गाइज मैच्योरेशन का मतलब ये भी होता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपकी वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, एज आपका बढ़ता है, एज के साथ साथ समझदारी भी आपकी बढ़ती है। ठीक है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर रीजनिंग स्किल आती है, आपका मेमोरी शार्प होता है, आपकी समझदारी बढ़ती है। ठीक है ना? तो ऐसे में गाइज हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स एंड टीचर हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द मैच्योरेशन एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। यानी गाइज जो जो हमारा मैच्योरेशन एस्पेक्ट है ना, मैच्योरेशन का मतलब है गाइज आपका शारीरिक जो विकास है, शारीरिक विकास या मानसिक विकास हम कह सकते हैं, तो वो समय के साथ होता है। इसमें पेरेंट्स और टीचर का बहुत मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं कहा जा सकता, हाँ लिमिटेड इम्पैक्ट कह सकते हैं, लिमिटेड इम्पैक्ट कह सकते हैं कि हाँ भाई एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। बट कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, नेचुरली वो कुछ चीज़ें डेवलप करती हैं एज के साथ, समय के साथ, तो सिग्निफिकेंट की जगह अगर लिमिटेड इम्पैक्ट होता तो सही होता। तो ये इनकरेक्ट है। बट जो दूसरा ऑप्शन है स्कीम, तो स्कीम एक तरह का गाइस कोग्निटिव फ्रेमवर्क है जो कि यूजफुल होता है, और इसके तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। ये जो कि कह भी रहा है कि स्कीम क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्शन है। तो योजनाएं क्या है, विचारों की संगठित व्यवस्था। तो ये ठीक है, बट पहला गलत है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी फॉर दिल्ली होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर।
पहला वाला गलत है, दूसरा सही होगा। स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एक्शन और थॉट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ भी पाते हैं और स्टोर भी कर पाते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो दूसरा करेक्ट है और पहला गलत, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर का लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लिमिटेड इम्पैक्ट ऐसा हम कह सकते हैं मैच्योरेशन पे। नेक्स्ट, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इज, समकक्ष से समकक्ष का संप्रेषण को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, कन्व्यूलेटेड, नॉन ट्रांजैक्शनल, ऑथोरिटेरियन। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ए सर। क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बताइए क्या होना चाहिए? Yes, sir. Option number A, sir. Horizontal. क्षैतिज। करेक्ट आंसर गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ए फॉर अमेरिका। क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सेम, समान स्तर का संचार, जहाँ पे सभी लोग समान, जैसे हम सभी लोग अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल ही तो है ना। हम सभी लोग आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों का स्तर ऑलमोस्ट सेम है। तो हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज संचार, यही इसका आंसर होगा, क्लियर। सर अभी के सिचुएशन में ऑथोरिटेरियन नहीं हो सकता क्या? बिकॉज आप तो टीचर हैं तो। टीचर हैं, लेकिन टीचर यहाँ पे हायर क्लासेस में टीचर ऑथोरिटेरियन की जगह थोड़ा फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक होता है। छोटे क्लासेस में आप ऑथोरिटेरियन होगा तो चलेगा, बड़े क्लासेस में आपको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली होना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ना। तो अगर मैं चाहूंगा वही होगा, ऐसा नहीं चलने दोगे आप लोग। टीचर जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा 100% अब संभव नहीं है। अब क्या है कि स्टूडेंट की भी सहमति और स्टूडेंट का भी कोऑपरेशन, या आपकी इच्छा को भी जानना, आपके एक्सपेक्टेशन को जानना, खास करके हायर क्लासेस में जरूरी है, जिसको आप स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या विद्यार्थी केंद्रित विधि कहते हो। तो इसलिए ऑथोरिटेरियन यहाँ पे ठीक नहीं होगा। और पीयर टू पीयर का मतलब क्या है? जब सभी एक एज ग्रुप के लोग हैं या फिर सभी एक क्लास के लोग हैं, सभी अभी सब लोग यूजीसी नेट के हैं, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। कॉन्वोल्यूटेड जो है यहाँ पे संवलित, इसका मतलब क्या होता है पता है? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ऐसा संचार जो कि वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। जैसे कुछ ऐसे का ही संचार होते हैं ना जिसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है, जिसका लैंग्वेज बहुत टफ होता है, उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है ना। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन। या मान लो एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी मैं आपको मान लो गाइस कुछ साइंस से रिलेटेड कोई एक आर्टिकल दे दूं, एक ऐसा आर्टिकल दे दूं जो साइंस से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, और मैं कहूं कि इसको पढ़ो और मुझे समझाओ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए पढ़ने में और समझने में, क्योंकि वो आपका विषय नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूटेड, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसा संचार जो समझने में थोड़ी कठिनाई आई जिसमें। नॉन ट्रांजेक्शनल, ये तो नेगेटिव पॉइंट है ना, नॉन ट्रांजेक्शनल, जहाँ पे मोनोलॉग काइंड ऑफ, कि भाई एक तरफ से ही संचार हो रहा है। और ऑथोरिटेरियन तो अभी मैंने बोला, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, ए करेक्ट आंसर है, हॉरिजॉन्टल। इसका आंसर बताइएगा इस, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कोग्निटिव लोड दैट मेक डिमांड्स ड्यूरिंग लर्निंग। यहाँ पे गाइस 5 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उस संज्ञानात्मक भार के प्रकारों की पहचान करें जो अधिगम के समय मांग रखते हैं। यानी जब टीचिंग लर्निंग, जैसे अभी का जो प्रोसेस है ना लर्निंग का, तो ऐसे में कौन कौन सा कोग्निटिव लोड है जो बड़ा डिमांड में होता है, जिसकी जरूरत पड़ती है हमें? ऑप्शन ए सर, ए बी सी। ए बी सी, ऐसा कौन कौन सा कोग्निटिव लोड है? यानी अंडरस्टैंडिंग, कोग्निटिव का मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितने अच्छे से आप चीजों को समझते हो, दैट इज कोग्निटिव, आपका इंटेलिजेंस। तो ऐसा कोग्निटिव लोड बताइए जो कि लर्निंग के समय एकदम आवश्यक है, डिमांड में होता है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रॉनियस, जर्मेन, या फिर जेस्टेल्ट और एक्सटिंक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ए, सी और ई। ऑप्शन नंबर डी, सर। ए, सी और ई किसमें है? सी फॉर कैलकाटा, यस सर। सी फॉर कैलकाटा।
ए सी और ई। तो गाइस एक्सटिंक्शन तो विलोप वो एक नेगेटिव टर्म हो गया एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, जो चीजें मतलब बहुत कम संख्या में हो ना, तो एक्सटिंक्शन। विलोप, या जो चीज डेंजर में हो, जो चीज खतरे में हो, समथिंग विच इज इन डेंजर, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। तो जो चीज खतरे में हो या जो चीज डेंजर में हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। गेस्टेल्ट जो है ना गाइस, गेस्टेल्ट ये फिलोसोफर थे जिन्होंने गेस्टेल्ट थ्योरी दिया, और इसका थ्योरी का एक अलग ही मायना है। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कि गेस्टेल्ट का क्या थ्योरी था। ये एक फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इनका अपना फिलोसफी है। बाकी इसके अलावा जो हमारा इंट्रिंसिक नॉलेज है, इंट्रिंसिक मतलब गाइज जो हमारा एक आंतरिक समझ है, कई चीजों को गाइज आप इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक रूप से फील कर लेते हो। बहुत सारी चीजें होती है ना जिसको आप फील कर लेते हो, भैया ऐसा हो सकता है, दिस कुड हैपन। कुछ चीजें एक्सट्रेन्यूअस है, यानी बाहरी बाहरी नॉलेज, चीजों को देख के समझना बूझना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोनुअस, मतलब बाहरी चीज जो आपको दिखता है, जो दिख रहा है आपको। तो दिख रहा है माने देख करके नॉलेज प्राप्त कर रहे हो। और तीसरा है जर्मेन, माने संगत, यानी आपकी संगति। तो ये तीन ऐसे कोग्निटिव लोड हैं जो लर्निंग के समय जरूरी है। एक तो आपका अंदर का भाव कि अंदर से आप कितने मजबूत हो, अंदर से कितने समझदार हो, कितनी चीजों को फील कर पाते हो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। दूसरा है गाइस एक्सट्रोनुअस, मतलब बाहरी चीजों को देखना, जैसे आपने घर देखा, आपने स्कूल देखा, आपने कार देखा, तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये घर है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये मंदिर है, ठीक है। और जर्मेन, तो ये तीन चीजें गाइस इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका गेस्टेल्ट थियरी है ना, ये पता है क्या कहता है, पार्ट ऑफ द होल। जैसे मान लो गाइस कार है, तो कार को हम व्हील भी तो बोल सकते हैं ना। अगर मैं कहूं कि चलो आज व्हील पे बाहर चलते हैं, तो व्हील जो है ना पूरे कार को सिंबलाइज करता है, क्योंकि कार का मतलब ही होता है व्हील। अगर हम कहें कि चलो व्हील आज जस्ट गो आउटसाइड बाय व्हील, तो व्हील का मतलब WHEEL, व्हील माने व्हील एक कार को, तो दैट इज कॉल्ड। जब गाइस कोई किसी भी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट पूरे बॉडी को सिंबलाइज करे, तो दैट इज गेस्टेल्ट थ्योरी। ऐसे बॉडी के ही कुछ पार्ट्स हैं। मान लो कि आपके बॉडी का कोई एक पार्ट, किडनी, लीवर, अब मैं किडनी बोलूं और आप पूरा ह्यूमन बॉडी समझ जाओ, तो दैट इज गेस्टेल्ट। तो ये गेस्टेल्ट की थियरी है, ये टीचिंग में आता है, तो इसका ये आंसर नहीं है। तो ए, सी और ई इसका आंसर होगा। ये तीन जो है ना, ए, सी और ई, ये आपका लर्निंग के समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका इंट्रिंसिक नॉलेज, आपका एक्सट्रोनुअस नॉलेज, और आपका जर्मेन जो लोड है, आपकी संगति। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि यहाँ असर्शन और रीजन का आपसे पूछा है, स्टूडेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडिया ऑडियंस, यानी विद्यार्थी मीडिया श्रोता के भाग नहीं है। स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडिया ऑडियंस, ऐसा बोल रहा है। और रीजन दे रहा है, ड्यू टू द ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर्स। आज के समय में जो इतना सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसके फलस्वरूप क्या विद्यार्थी अंतः क्रियाशील मीडिया प्रयोगकर्ता बन गया है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा मीडिया यूज करने लगे हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल। क्या ऐसा है? विच वन इज करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट, बट आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। बी होगा, कंफर्म है? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? सर डी लग रहा है मेरे को तो। सर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए तो फॉल्स मुझे भी लग रहा है, ए फॉल्स ही है, क्योंकि स्टूडेंट तो मीडिया मतलब ऑडियंस के नाते तो हम लोग मीडिया में रोल प्ले करते ही हैं, इसमें क्या गलत है? तो स्टूडेंट जो है यहाँ कह रहा है स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म, तो स्टूडेंट भी तो एक पब्लिक है, छात्र भी तो पब्लिक है, वो भी तो मीडिया के नाते एक श्रोता का रोल तो प्ले करता ही है। हम लोग तो मीडिया में क्या रोल प्ले नहीं करते, तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही है।
दूसरा तो सही है कि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव हो चुके हैं। हमारा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट है। आप में से सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़र हैं। आप में से कुछ लोग ट्विटर यानी एक्स पे भी हैं, कुछ लोग फेसबुक पे भी हैं। तो इसके अलावा मीडिया यूज़र्स वगैरह डिजिटल हम लोग यूट्यूब वगैरह पे भी एक्टिव रहते हैं। तो आर तो ठीक है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जी सर। जी सर। इसका आंसर बताइए गाइस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन फॉर्म्स। यहाँ पे गाइस 5 ऑप्शन है, आपको इसको सीक्वेंस में बनाइए। तो मास, पब्लिक, ग्रुप, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। सीक्वेंस में बनाइए, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यानी आपको एक दायरा सेट करना है कि किसका दायरा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दायरा किसका है? ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी, ई डी सी बी है सर। हाँ, इंट्रा का ऑप्शन मतलब तो नंबर होता है टॉकिंग टू वन ना, टॉकिंग टू योरसेल्फ। टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करना। तो इसका दायरा सबसे ई, तो पहला तो ई हो गया, ठीक है। इसके बाद इंटर मतलब दो लोग, जैसे दो लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो इंटर, तो ई के बाद डी हो गया। सी माने ग्रुप, जैसे अभी हम लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं। पब्लिक का मतलब थोड़ा बड़ा होता है, पब्लिक में बहुत सारी जनता आती है। और मास में तो करोड़ों लोग आते हैं, मास में तो करोड़ों करोड़ लोग आते हैं ना, क्योंकि मास मीडिया का मतलब ही है जहाँ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये सी फॉर कलकत्ता करेक्ट है। इंट्रापर्सनल क्या है? जैसे हम लोग मान लीजिए मेडिटेशन करते हैं, या मान लीजिए सॉलिलॉकी, नींद में बोलते हैं। खुद से बातें करना, खुद से। कई बार होता है ना हम लोग खुद से बात करते हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ। तो इंट्रापर्सनल ये सबसे छोटा हो गया। इंटरपर्सनल मतलब जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे मोबाइल फोन पे बात करते हो आप, तो दो लोग बात करते हो। ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम लोग 50-100 लोग बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ, बाय नेम तो एटलीस्ट जरूर जानते हैं ना। बाय फेस ना भी जाने तो बाय नेम हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ग्रुप, जहाँ 50-100 लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे क्लास में। पब्लिक का थोड़ा दायरा बड़ा होता है। पब्लिक में क्या है ना, लोग हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं, लेकिन मास में तो पूरा विश्व आता है ना, मास में तो पूरा विश्व आ सकता है। तो इसलिए सी होगा करेक्ट। इसका आंसर बताइएगा इस यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लास्ट बताइए। फिजिकल है, फिजियो सबको डिफाइन करना है, कौन किससे मैच करेगा। ये सारे बैरियर्स है ना, कम्युनिकेशन के बैरियर समझते हो ना। संचार की बाधा, तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधा, सिमेंटिक बैरियर। इसको मैच करो। फिजिकल बैरियर कौन सा होगा, मनोवैज्ञानिक बाधा क्या सर होगा? ऑप्शन ये। सर ऑप्शन ए। हम्म, ए होगा। यस क्या होना ऑप्शन चाहिए? नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी फिजिकल को आप बता रहे हो मैकेनिकल डिस्टॉर्शन, यांत्रिक यस विरूपण। और यस फिजियो सी को आप बता रहे हो वॉन्डरिंग थॉट्स। अच्छा, बी को आप बता रहे हो बैरियर्स विद इन द सेंडर और रिसीवर। और सीमेंटिक को आप बता रहे हो यूज ऑफ जार्गन। बताइए क्या होना चाहिए गाइस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज करेक्ट। नंबर ए सर। ए इज करेक्ट। ए। यस सर, ऑप्शन नंबर ए। यस सर। सीमेंटिक बैरियर मतलब पता है क्या होता है? सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है गाइस, जैसे मान लो कि मैं मान लीजिए कहाँ से हूँ, मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, कोई मान लीजिए कर्नाटका से है, और कोई मान लीजिए बंगाल से है। तो तीन लोग, तीन भाषा और तीन कल्चर। कोई उत्तर प्रदेश से है, वहाँ कल्चर अलग, बंगाल से अलग कल्चर अलग भाषा, और कर्नाटका में अलग लैंग्वेज और अलग भाषा अलग कल्चर। तो ऐसे में गाइस जब ये तीन लोग आपस में बात करेंगे ना, तो कई तरह के कन्फ्यूजन हो सकते हैं। क्योंकि गाइस बंगाल में कल्चर और लैंग्वेज अलग है, बांग्ला है। यूपी में हिंदी चल जाता है, और कर्नाटका में कन्नड़ है। तो ये तीनों लोग जब आपस में बात करेंगे तो हो सकता है कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आए। क्या, खुद सोचिए आप। तीन जगह के लोग जब आपस में बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि तीनों की भाषा अलग है और तीनों का संस्कृति भी अलग है ना। तो ये है, जैसे
भारत के और जगह पे जो लोग हैं वो पानी को पीते हैं, इन बंगाल में लोग पानी खाते हैं। हमें जल खाबो, हमें जल पीबो ना। और हिंदी बेल्ट वाले लोग पानी को पीते हैं। बंगाल में लोग चाय को भी खाते हैं, हमें चाय खाबो। और हिंदी बेल्ट वाले चाय को पीते हैं। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब मान लीजिए आपको बंगाली समझ नहीं आता और किसी ने आपको बोला कि मैं पानी खाऊंगा, तो आपको हो सकता है थोड़ी हंसी आई कि भाई पानी को खाएंगे कैसे, पानी तो पिया जाता है। पर वहां पे पानी को खाने के लिए ऐसा बोलते हैं, भाषा है। तो ऐसे में दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक मतलब जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं या लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, तो दैट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन, है ना। सरोनीता मैम, एम आई करेक्ट? सरोनीता मैम कैलकाटा से हैं, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यही होता है बंगाली में। यस सर, वैसे होता है सर बंगाली में। ठीक है, तो यहाँ पे ए को आप कह सकते हो, ठीक है, ए को आप सही आंसर कह सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन बताइए गाइस। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अ नंबर दैट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका एक और स्वयं मतलब दैट हैज फैक्टर अदर देन 1, क्या उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे? और दूसरा है 23 इज द ओनली ऑड प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर में, वो भी ऑड प्राइम नंबर, क्या बस 23 है, ऐसा है? इसके अलावा कोई ऑड प्राइम नंबर नहीं है? सेकंड इज इनकरेक्ट में हो रहा है। सर ऑप्शन नंबर सी से स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन फर्स्ट नंबर सी सर। सी बट से होगा सर। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन बी। सेकंड इज फॉल्स सर, सी। हम्म, दोनों गलत है सर। यस सर, बी। गाइस देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है पता है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है गाइस? जो जो संख्या एक से ज्यादा बार कटे। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 जो है 2 से भी कटता है और 4 4 से तो खैर कटता ही है। ऐसे ही मान लीजिए मैं कहता हूँ 12, तो 12 जो है, 12 आपका 2 से भी कटता है, 2 छक 12, 3 से भी कटता है, 3 चौके 12, 4 से भी कटता है, 4 3 12, 6 से भी कटता है, 6 दूनी 12। तो ऐसा संख्या जिसको एक से ज्यादा अंक डिविजिबल हो, कोई भी ऐसा नंबर जो कि एक से ज्यादा अंक से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट 1, क्योंकि पहला कथन यही कह रहा है कि ऐसा संख्या जिसका एक से ज्यादा एक से ज्यादा फैक्टर्स, फैक्टर माने कि एक से ज्यादा बार वो डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने 12 बोला, या मैं कहता हूँ 15, 15 भी देखो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 15 से तो खैर कटेगा ही। ऐसे ही कई सारे नंबर्स हैं जो बहुत सारे नंबर से कटते हैं माने डिविजिबल होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर है। तो पहला वाला तो ठीक है और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि गाइस प्राइम नंबर तो कई सारे हैं ना ऑड में। 23 के अलावा 13 भी तो ऑड प्राइम नंबर है। 13, 13 क्या है? 13 भी तो ऑड है और प्राइम भी है। ऐसे ही 17, 17 क्या है? ऑड भी है और प्राइम भी है, माने किसी से नहीं कटेगा वो। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से कटे। जैसे 23 देखो, किसी से नहीं कटेगा। आप कोशिश करके देख लो, 23 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही 13 को कोशिश कर लो, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 17 को कोशिश कर लो, 17 को किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 29 को कोशिश कर लो, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 43 को कर लो कोशिश, नहीं होगा डिविजिबल। 37, 37 को कर लो। तो ऐसे कई सारे प्राइम नंबर है गाइस जो ऑड भी हैं, ऑड भी है और वो प्राइम भी है, माने किसी से नहीं कटेगा अपने अलावा। जैसे 23 है, 17, 11 है ना, 19। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है जबकि पहला सही है। तो पहला सही का मतलब हो गया आपका सी। ऑप्शन सी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सर ये पहला वाला स्टेटमेंट नहीं समझ में आया सर। इसमें लिखा है कि गलत है। एक और स्वयं दोनों जो है होगा, तो वो तो प्राइम नंबर होता है ना, तो वो कंपोजिट कैसे नहीं, होगा सर? आप मैम यहाँ पे मोर देन पढ़िए ना। अ नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1। अदर देन 1 का मतलब क्या है? अदर देन 1 का मतलब क्या है मैम? कि एक के अलावा भी फैक्टर्स उसके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना 12, तो 12 मैम किससे किससे कटेगा? आप खुद बोलिए।
12 किससे किससे डिविजिबल है? जी एक सर। से तो खैर है ही, फिर 2 से भी है मैम, हाँ 2 छक 12, फिर 3 से भी है, 3 चौका 12, फिर 4 से भी है, 4 तिया 12, फिर 6 से भी है, 6 दूनी जी 12। सर। इसको कहते हैं अदर जी देन सर। 1, यानी एक के अलावा और भी संख्या से वो कट रहा है, और भी उसके फैक्टर्स मतलब डिविजिबल है, तो वो होता है जी ना। सर। जी अदर सर। देन 1 जी लिखा है ना, सर। अदर देन 1 का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है सर। इसका आंसर क्या होगा? इज अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 अ मास्टर्स प्रोग्राम मे बी ऑफ। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग मास्टर्स प्रोग्राम कितने साल का होने जा रहा है? इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? मास्टर्स यानी एमए जो है वो कितना साल का अब हो जाएगा? कोई भी 3 ऑप्शन करेक्ट है या 2 करेक्ट है, तो क्या होना चाहिए? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनईपी मैंने पढ़ाया भी था अभी संडे को। एक वर्ष का महोदय। ए सर। 1 ईयर। ए, हाँ ए ही करेक्ट है। क्यों क्यों है समझ लीजिए गाइस। एक तो आपको पता है गाइस कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है एनईपी के तहत, तो ऐसे में गाइस जो बंदा 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसको एमए कितना साल का होगा? 1 ही साल का होगा, तो 1 ईयर वाला तो चलो सही हो गया। अब मान लीजिए गाइस कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी भी 3 साल के होंगे, या मान लो गाइस कोई 3 साल का ही यूजी किया है, चौथा साल में छोड़ दिया पढ़ाई, तो ऐसे में उसके लिए मास्टर्स अभी भी 2 साल का होगा, क्योंकि अब तो क्या है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट आ गया है ना। अब आप अपने मन मुताबिक बीच में पढ़ाई छोड़ भी सकते हो, तो ऐसे में 2 साल का आपको करना पड़ेगा यदि आपने ग्रेजुएशन 3 साल का ही करके छोड़ दिया तो। और 5 साल का कब होगा पता है? जब आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड मास्टर समझते हैं, अभी भी चलता है ये। जब जब मान लीजिए आप में से कुछ लोग 12th पास कर लिया और 12th के बाद कुछ भारत में इंटीग्रेटेड मास्टर्स होता है जिसमें 3 साल का यूजी और 2 साल का मास्टर्स, ऐसा चलता है पहले से भी और अभी भी होगा ये। तो इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जिसमें अब 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा और 1 साल आप साथ के साथ मास्टर्स करके और आपका हो जाएगा पढ़ाई पूरा, तो 5 ईयर ड्यूरेशन भी है। कुछ ऐसे, सब में तो नहीं है, बट कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ पे ये लागू है कि आप एक साथ जो है 5 साल में पूरा यूजी पीजी कंप्लीट कर सकते हो इंटीग्रेटेड। जैसे लॉ वगैरह में ये होता है ना, लॉ वगैरह के और कुछ कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे ये होता है 5 साल वाला, तो इसलिए ए बी और ई यहाँ पे होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक सर है, बीए एलएलबी टाइप। हाँ जी, बीए एलएलबी होता है जैसे। हाँ एलएलबी जैसे 5 साल का होता है, 5 साल का होता है ना, 12th के बाद, 12th के बाद जी। 5 साल का होता बीए है। एलएलबी दोनों एक साथ हो जाता है सर, ऐसा हाँ क्या? हाँ हाँ, कह सकते हैं आप। तो कई सारा इंटीग्रेटेड भी तो है ना, बीबीए और एमबीए भी एक साथ 5 साल का हो जाता है, बीएमएस करके ना, तो इंटीग्रेटेड भी चलता है 5 ईयर। तो मास्टर्स प्रोग्राम अब इतने इतने वर्ष का हो सकता है, डिपेंड करेगा आप किस कोर्स में हो, अलग अलग कोर्स में अलग अलग समय सीमा है। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन है गाइस कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एनआरएफ जो बना है, आप सभी को पता होगा एनआरएफ माने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो इसका क्या काम है बताइए? नई शिक्षा नीति के तहत जो एक नया बॉडी बना है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, इसका क्या मायना है, क्यों बना है ये? डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल को प्रमोट करने के लिए, या साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, या विश्वविद्यालय में लेबोरेटरी वगैरह बने इसलिए, या फिर भारत में एक कल्चर आए, रिसर्च का एक कल्चर आए, संस्कृति बढ़े कि सब लोग शोध में इंटरेस्ट लें, इसलिए? क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर डी सर। डी सर। विच वन इज करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, बिल्कुल डी ही है इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, यानी इनेबल अ कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमिट थ्रू यूनिवर्सिटीज, यानी भारत में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना, शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सर इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना थोड़ा, मास्टर्स वाला। इसका आंसर क्या क्या है सर? ए है इसका आंसर, ए है, ए फॉर अमेरिका। मतलब ए बी एंड ई, 1 वर्ष 2 वर्ष और 5 वर्ष। जी।
अब गाइस आज का जो हमारा विषय है आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के है, क्योंकि अभी हमारा विषय पर्यावरण का चल रहा है। तो ऐसे में पर्यावरणीय मुद्दे, अभी तक मैंने आपको इन्वायरमेंट का डेफिनेशन वगैरह बता दिया कि भाई पर्यावरण की क्या परिभाषा है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं, और साथ के साथ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 25 पॉइंट्स भी बताए। आज मैं आपको पर्यावरणीय मुद्दे बताऊंगा लोकल लेवल से लेकर के ग्लोबल लेवल तक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक, यानी लोकल माने स्थानीय से लेकर वैश्विक, और उसके बीच में राष्ट्रीय और रीजनल इश्यूज भी आएंगे कि अलग अलग लेवल पे गाइस किस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे लिए सरदर्द यानी परेशानी बना हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग लोकल लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि लोकल मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जो हमारे आसपास घर के आसपास जो प्रॉब्लम है। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? पहला तो गाइस वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज भी गाइस हमारे भारत में ऐसी कोई खासी तकनीक नहीं बन पाई है जिसके थ्रू आप वेस्ट को बहुत अच्छे तरह से डिस्पोज कर दो, यानी ध्वस्त कर दो। अभी भी देखते हो कूड़ा सड़क के किनारे पड़ा रहता है। अभी भी अगर आप देखते होंगे तो आज 2025 में भी ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सड़क के किनारे आपको कूड़ा फेंका हुआ नजर आ जाएगा और उसको उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे में हमारे पास डिस्पोजल का कोई व्यवस्था प्रॉपर अभी तक नहीं है कि भैया घर से कूड़ा निकला और साथ के साथ उसको वहां टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग खत्म कर दें, ध्वस्त कर दें, ऐसा कोई खासा तकनीक नहीं आया अब तक। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस कूड़ा का तो भंडार बढ़ता जा रहा है ना। इतनी आबादी बढ़ गई, इतनी इंडस्ट्री बढ़ गई, फैक्ट्री बढ़ गया, कारखाना बढ़ गया, तो कूड़ा कूड़ा का मात्रा तो बढ़ गया, पर गाइस उसका डिस्पोजल का तो हमारे पास कोई ऐसा तकनीक नहीं आया ना। तो ये हमारे लिए चिंता का सबक है। दूसरा गाइस पानी की लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है। वाटर की स्कैरसिटी बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है पूरे अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस ग्लोब कह लो। भारत की दृष्टि में तो खैर पानी की कमी अब हर जगह है। पहले तो गांव वगैरह में पानी की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतलब पानी का बहुत दिक्कत है, वहां भी पानी आसानी से नहीं मिल पा रहा। तीसरा गाइस डेजर्टिफिकेशन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, जो मैं आपको बता भी रहा था कि हमने जो हमारा उपजाऊ जमीन है जिसको आप फर्टाइल लैंड कहते हो, तो फर्टाइल लैंड में हमने इतना खाद वगैरह मिला दिया, इतने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मिला दिए कि अब वो डेजर्ट बन चुका है। डेजर्ट माने बंजर। जहाँ पे पहले इतना इतना अनाज होता था, अब वहाँ पे गाइस वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ अनाज तो छोड़ो, वहाँ आलू टमाटर भी अब असंभव हो गया है, तो बंजर हो गया है, मतलब बैरन। और ऐसे लैंड की जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है, मरुस्थलीकरण। इसके अलावा गाइस पॉपुलेशन यानी बढ़ती जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो भैया सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब रोटी कपड़ा मकान आपको चाहिए तो पर्यावरण को दूषित करोगे आप, क्योंकि जंगल का विनाश करोगे आप। आपको पानी भी चाहिए, आपको घर रहने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, खास करके यूरोप की तरफ आप जाइएगा तो जहाँ पे पूरे देश की आबादी 50 लाख होती है। यूरोप में ऐसे कई सारे देश हैं जिसकी पूरी आबादी 50 लाख या 60 लाख है, माने दिल्ली से भी कम है आबादी। क्षेत्रफल में बड़ा है। जैसे आप हंगरी की तरफ जाएंगे या आप ग्रीस जाएंगे, विश्व में कई ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल दिल्ली से ज्यादा होगा, लेकिन वहां की आबादी जो है, पूरे देश की आबादी 50 लाख 60 लाख है। अब आप सोच लीजिए कि क्षेत्रफल बड़ा है और आबादी कम है, तो वहां पे प्रदूषण भी कम है, वहां पे इजीली सबको जॉब भी मिल जाता है, समृद्धि भी। पर हमारे यहाँ तो आप देख रहे हो ना किस तरह से जनसंख्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी एक दिक्कत है। और विलुप्त होने वाली प्रजाति, क्योंकि अब जंगल रहा नहीं, तो जंगल नहीं रहा तो भैया जो हमारा प्रजाति है, जो जानवर है, वो भी खत्म हो रहा है। तो ये 5 ऐसे रीजन्स हैं जो हम कह सकते हैं लोकल लेवल पे, यानी हमारा क्षेत्रीय स्तर पे जहां हम और आप रहते हैं, वहां के लिए ये सरदर्द बना हुआ है, ये 5। अगर इसके समाधान की हम बात करें गाइस कि इसका समाधान क्या है, तो पहला हो सकता है पर्यावरण को जागरूकता। एक तो ये कि हम सब लोग आपस में जागरूक हों, मैं आपको और आप किसी तीसरे को, और ऐसे करते करते पूरे भारत में हम एक जागरूकता फैलाएं, लोगों को ये समझाएं कि पर्यावरण कितना जरूरी है और उसकी रक्षा करो। उसके लिए आप जिम्मेदारी लो कि आप अपने घर के आसपास पर्यावरण को बेहतर करोगे। तो ये जागरूकता नंबर 1। नंबर 2 कि गाइस महत्वपूर्ण आंदोलन। देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन का मतलब क्या है? किसी भी देश में गाइस किसी भी विषय को बड़ा बनाने के लिए आंदोलन चाहिए।
अगर गांधी जी नमक सत्याग्रह नहीं करते तो पूरा भारत को पता लग पाता है, पूरा भारत एकजुट हो पाता क्या? तो गांधी जी ने क्या किया, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जो किया था, उसमें क्या हुआ, पूरा भारत एकजुट हो गया। पूरे भारत के लोगों को लगा कि नहीं भाई हमको आजादी चाहिए, है ना। तो गाइस आंदोलन का मतलब क्या है कि आंदोलन माने पूरे भारत, मतलब पूरे जनता को ये बताना, क्योंकि जब आंदोलन होता है ना तो लोग उससे खुद ब खुद जुड़ने लग जाते हैं, कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो मूवमेंट चला सकते हो आप। तीसरा है गाइस बायोडाइवर्सिटी क्लब बना सकते हो समाधान के नाते। बायोडाइवर्सिटी क्लब का मतलब क्या है कि आप ऐसा क्लब बना सकते हो, है ना, आप ऐसा क्लब बना सकते हो गाइस जो पर्यावरण की चिंता करे, है ना। माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक सेकंड। तो गाइज आप जो है आप ऐसा मतलब एक बायोडाइवर्सिटी क्लब बना सकते हो जो प्लांट और एनिमल के बारे में सोचे, चिंता करे। और लास्ट है गाइज महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन। तो ये भी अच्छा है कि गाइज जैसे हमारे यहाँ पे मान लिया पर्यावरण दिवस होता है ना, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, वन महोत्सव होता है फरवरी में, तो साल में ऐसे कम से कम 10-15 दिन तो होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है ना, कई तरह के ऐसे दिवस हैं जो हम मनाते हैं। तो चलो इसी बहाने तो कम से कम पर्यावरण की बात होती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट डे मनाना भी बड़ा जरूरी है। कॉलेजेस में सेमिनार होता है या हम लोग जा करके कुछ पेड़ पौधा लगा आते हैं, तो ये एक है। तो ये 2-4 चीजें हैं जो हमें करना चाहिए एज अ सॉल्यूशन। उदाहरण भी है गाइस, जैसे अगर हम मास पब्लिक की बात करें तो जनता ने कई बार किया है ये काम। जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, तो चिपको मूवमेंट में क्या था, कई सारे जो पब्लिक थे उन्होंने पेड़ को ही गले से लगा लिया था और अंग्रेजों को ये कहा था कि अगर काटना है तो पहले हमको काटिए फिर पेड़ को काटिएगा। तो चिपको आंदोलन, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको, क्योंकि पेड़ से गले लग गए, चिपक गए कि पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा। ऐसे ही सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था गाइस। नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी भी चल रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ताज ट्रेपीजियम है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है जहाँ पे जनता ने सड़क पर आकर के और पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम छेड़ा है। नर्मदा बचाओ मतलब नर्मदा के आसपास जो डैम बन रहा था, तो कई सारे लोग वहाँ के जो ग्रामीण थे उनको पलायन करना पड़ रहा था, तो उसमें एक आंदोलन हुआ था नमामि गंगे। फिर आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं गाइस जो कि हम कह सकते हैं पर्यावरण के कॉन्जर्वेशन के लिए पब्लिक ने किया है, आवाज उठाई है, ठीक है, उसका फर्क भी पड़ा है। ये तो हो गया लोकल। अब गाइस अगर हम ग्लोबल की बात करें यानी वैश्विक बात करें, तो पूरे विश्व के स्तर पे एक तो ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो गाइस कि तापमान कितना बढ़ रहा है। अभी गर्मी आ गया ना, अप्रैल में तो चलो थोड़ा राहत है अभी फिलहाल, पर मई जैसे ही आएगा तो तापमान कितना होगा, 50 डिग्री तो अब नॉर्मल है। अगले महीने में 50 डिग्री तो नॉर्मल आजकल चल रहा है, मतलब 48-49 तो ऐसे भी रहेगा पूरे मई और जून में भी। तो 2 महीना तो बहुत हालत खराब रहता है, स्थिति बड़ी हमारी मिजरेबल हो जाती है मई और जून में, क्योंकि तापमान आपका 48-49 और 50 भी क्रॉस करता है। तो ये पूरे विश्व की चिंता है, भारत में तो खैर लोग मर ही रहे हैं, इतना तापमान बढ़ रहा है। दूसरा गाइस ओशन का एसिडिफिकेशन, यानी जो हमारा महासागर है वो अम्लीकरण हो रहा है, क्योंकि ओशन में आपको पता है ना गाइस, ओशन में कई तरह के भंडार हैं, ओशन में कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, माने प्राकृतिक संसाधन है। तो उन संसाधन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा महासागर है ना वो भी दूषित हो रहा है। हमारा जो महासागर है वो भी क्या हो रहा है, एसिडिफाई हो रहा है, जहरीला हो रहा है। इससे ओशन के अंदर का जो जीव है, जंतु है, प्राणी है, वो मर रहा है। ये ठीक बात नहीं है। पॉल्यूशन तो खैर है ही, हर तरह का पॉल्यूशन बढ़ा है, बहुत बढ़ गया। एसिड रेन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे एरियाज गए जहाँ पे इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है, जैसे भारत में नोएडा का जो एरिया है, आगरा वगैरह की तरफ पूरा इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है, पूरे 50 किलोमीटर तक। तो ऐसे जगहों पे आजकल देखा जा रहा है ना कि एसिड रेन हो रहा है, माने जो बारिश हो रही है ना, वो बारिश जो है ना वो नॉर्मल रेन नहीं है, वो एसिड रेन हो रहा है। माने उस पानी को और कोई पी ले तो मर भी सकता है, इतना जहरीला पानी हो रहा है बारिश के फॉर्म में। तो ये एसिड रेन, और एसिड रेन इतना बड़ा मसला है कि अभी आपका जो ताजमहल को भी कोरोड ऐसा पाया गया है कि ताजमहल में भी जंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन हो रहा है। क्योंकि ताजमहल भी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में है ना, आगरा, आगरा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, कई सारे कल कारखाने आगरा में हैं। तो उस वजह से वहाँ जो बारिश हो रही है वो एसिड के फॉर्म में हो रही है। तो ताजमहल का भी जो खूबसूरती है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल रही है।
ऐसे ओजोन डिप्लेशन तो कह रही, कल भी हम लोग बात कर रहे थे ओजोन डिप्लेशन, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, और यू नो ब्रोमाइड वगैरह कई तरह के हैं, ऐसे 6-7 कारण हैं ओजोन के। ओजोन में भी आजकल डिप्लेशन आ रहा है, पोलर पिघल रहा है, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर आइस है ना, जो बर्फ है, तो बर्फ भी पिघल रहा है लगातार, बर्फ भी पिघल रहा है। आपको पता है ना पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, बर्फ है। अब तापमान इतना बढ़ रहा है कि बर्फ भी पिघल रहा है, हालांकि वो धीरे धीरे पिघल रहा है, बट अगर वो ज्यादा पिघलेगा तो पूरा पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा, वाटर एंड वाटर, हर जगह जल ही हो जाएगा, हम आप नहीं रह पाएंगे। तो ये गाइस अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। इसको लेकर के कई तरह के समाधान के नाते हम बात करें तो जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था, इसके सॉल्यूशन के नाते कई तरह के अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट 1992 में हुआ, फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1992 में, पेरिस समझौता हुआ 2015 में, अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ 2015 में, और ऐसे लॉट मैनी एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैपेंड, है ना, बाय यूएन। तो कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसपे पूरा विश्व काम कर रहा है, कदम से ताल मिला करके, ताल से ताल मिला करके पूरे विश्व में तमाम जो कंट्रीज हैं वो काम कर रहे हैं, ताकि ये ग्लोबल जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं समय रहते, क्योंकि ज़्यादा समय बीतने पे फिर कुछ रास्ता बचेगा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो इसको त्वरित करना होगा, यानी इमीडिएट ये सब काम हो रहा है आजकल, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमारा सॉइल पॉल्यूशन, ये सब भी एक बड़ा मुद्दा है, मृदा प्रदूषण जिसको आप कहते हो, आजकल मिट्टी की जो क्वालिटी है वो लगातार खराब होती जा रही है। हमारे आसपास का जो सॉयल है ना, हम कहते हैं ना हमारे देश की मिट्टी सोना उगले हीरे मोती, एक गाना भी था कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले हीरे मोती। तो भारत की मिट्टी थी वैसी कि भारत की मिट्टी इतनी मतलब उपजाऊ थी, क्योंकि भारत में तो नदी ही नदी है ना, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी दामोदर कोसी, हर जगह तो रिवर ही है। तो भारत में तो ये था कि भैया चलते फिरते भी अगर आप कुछ बीज फेंक दोगे तो वहां भी फसल हो जाता था, इतना मतलब उपजाऊ जमीन भारत का कहा जाता है। पर अब हमने गाइस इतना मतलब पॉल्यूशन कर दिया, इतना प्रदूषण कर दिया कि अब सॉयल का भी क्वालिटी बहुत खराब हो चुका है, अब वो बात नहीं रही। और दूसरी बात कि हमारे पास जो भी नदी वगैरह था हमने उसको भी पूरा मैला कर दिया, नाला बना दिया। हमारे पास जो नदी था, पोखरा था, तालाब था, झील था, उसको भी हमने क्या कर दिया, नाला बना दिया, ड्रेनेज बन चुका है बिल्कुल। तो कहाँ से आपका लैंड फर्टाइल रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक है गाइस। सबसे पहला तो ये है गाइस कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि मिट्टी बनने में गाइस करीब 2500 साल लगता है। 6 सेंटीमीटर क्या होता है, कुछ भी नहीं। आपका जो बीच का उंगली है ना, आप अपने हाथ का उंगली देखिए सब लोग, आपके हाथ का जो मिडिल फिंगर है ना वो करीब करीब 5 से 6 सेंटीमीटर होगा। आप समझ लीजिए उतना मिट्टी बनने में 2500 साल लगता है, इमेजिन कर लीजिए। आपके जो मिडिल फिंगर है वो करीब करीब मैं समझता हूँ 5 से 6 का होगा, तो वो उतना मिट्टी बनने में 2500 साल लगता है। और जब तेज बारिश होती है या बाढ़ आता है तो एक जगह का माटी बह के दूसरा जगह चला जाता है, तो गाइस फर्टिलिटी भी तो खत्म होती है। मान लीजिए आपके घर का मिट्टी बहुत अच्छा है और बहुत तेज बारिश आई या बाढ़ आया और आपके यहाँ की मिट्टी बह करके कहीं चली गई 50 किलोमीटर दूर, तो आपके यहाँ की तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जो आजकल बहुत हो भी रहा है। और मिट्टी फिर से बनने में बहुत टाइम लगता है, 2500 साल, यानी मान लो कि इस जीवन में तो आप नहीं देख पाओगे। अच्छा, सॉइल इरोजन को बचाने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ पेड़, क्योंकि पेड़ और मिट्टी का संबंध जो है माँ और बेटे की तरह होता है, माँ और बच्चे की तरह। क्योंकि पेड़ होगा ना तो मिट्टी को बिल्कुल वो चुंबक की तरह पकड़ के रखता है। जहाँ पेड़ ज्यादा होता है ना वहां कभी भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। यही कारण आप देखिएगा कि समंदर के किनारे आपको हमेशा पेड़ मिलेगा। जब भी आप बीच पे जाओगे ना, बीच पे समुद्र के किनारे, तो आपको बड़ा बड़ा पेड़ दिखेगा। उसका कारण क्या है कि सॉइल इरोजन ना हो। या नदी के किनारे पहले आपको बहुत सारा पेड़ नजर आता था, तो पेड़ का मतलब है कि सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब मिट्टी बह के दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, क्योंकि पेड़ रहेगा तो मिट्टी का रक्षा हमेशा होगा। दूसरा ये है गाइस कि सॉइल पॉल्यूशन का कारण एग्रीकल्चर भी है। अब आजकल एग्रीकल्चर हम लोग मतलब तहस नहस कर चुके हैं, क्योंकि हर कुछ प्रॉफिटेबल हो गया ना, हर कुछ हम लोग अब व्यापार की दृष्टि से करते हैं। हमें किसी के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, आप मरो चाहे जियो उससे मतलब नहीं है किसी को, उसको बेचना है चाहे वो कुछ भी हो,
मतलब फल में भी देखो ना, फल में भी केमिकल आ रहा है, अंगूर केला हर कुछ केमिकल आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। ऊपर से मिट्टी में तो खैर हम लोग फर्टिलाइजर जो मिलाते हैं वो तो मिलाते ही है, ठीक है। इसके अलावा गाइस डोमेस्टिक वेस्ट हमारा निकल रहा है, कहीं भी कूड़ा फेंक दिए, तो कहीं भी कूड़ा फेंकिएगा तो मिट्टी तो खत्म होगा ही ना। अगर आप गाइस जो आपका धरती है उपजाऊ है वहां पे आप कूड़ा कचरा फेंकोगे तो मिट्टी आपका खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है। अब पेड़ इतने तेजी से हम लोग काट रहे हैं, तो पेड़ आप काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ कटेगा तो मिट्टी का क्वालिटी खराब होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि मिट्टी और पेड़ में माँ और बच्चे वाला संबंध है, तो पेड़ कटेगा तो मिट्टी का क्वालिटी खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। और मरुस्थलीकरण तो खैर हो ही रहा है। डेजर्टिफिकेशन माने जमीन हमारा बंजर होता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है, मतलब वो कोई काम का नहीं, ऐसा जमीन होता जा रहा है। सॉइल की क्वालिटी इतनी खत्म हो गई वो डेजर्ट बन गया, ऐसा बहुत हो रहा है। तो ये सारे गाइस हमारे सॉइल पॉल्यूशन के रीजंस हैं। इसको चेक करना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सॉइल पॉल्यूशन के अगर रीजंस को आप नहीं रोकिएगा तो बहुत मतलब नुकसान होगा। क्योंकि बिना मिट्टी के क्या उपज होगा, बिना माटी के क्या उपज होगा, कुछ नहीं उपजेगा। और कुछ नहीं उपजेगा तो क्या खाएंगे हम लोग, भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए गाइस सॉइल इरोजन को रोकना, सॉइल पॉल्यूशन को रोकना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और समय की मांग भी है, नीड ऑफ द आवर भी है ना, इसको चेक करना। तो ये है, तो थोड़ा मानवतावादी होना भी बड़ा जरूरी है। आजकल जो फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग खा रहे हैं वो भी केमिकल हो रहा है उसमें। अब क्या खाएंगे बताइए, फ्रूट्स में भी केमिकल आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि अंगूर जो होता है, तो अंगूर बिल्कुल फ्रेश था, फ्रेश ग्रेप्स जो था उसमें पता नहीं क्या केमिकल मिला रहा था ताकि थोड़ा उसका कलर अच्छा हो जाए, मतलब थोड़ा चमकीला साइन आ जाए उसमें, तो केमिकल मिला रहा था, बड़ा वायरल हुआ वो, आपने भी देखा होगा आई थिंक सोशल मीडिया पे। सेब जो हम लोग एप्पल खाते हैं, कहते हैं 1 एप्पल इन अ डे कीप डॉक्टर अवे। अब एप्पल में भी पूरा वैक्स लगाया जाता है ताकि वो बिल्कुल रेड दिखे, रेड दिखेगा तो बिकेगा। तो हम लोग उसमें भी वैक्स लगा लगा के बेच रहे हैं, बताइए। तो इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है ना कि आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल है। जो भी आप खा रहे हो सब केमिकल मिला हुआ है, तभी तो हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं ना, इंटरनली तो सब लोग वीक हो रहे हैं। वो वाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है पहले वाली, जो हमारे पहले वाले जनरेशन में देखते थे। एक एक इंसान पूरा कितना कुदाल चला लेता था, और आजकल 25-30 होते होते लग रहा है कि भैया शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है। आज का जो जनरेशन है और हमारे जो बाद का जनरेशन है वो तो और भी पहले मतलब बूढ़ा हो जाएगा। वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है ना जो हमारे ग्रैंड पास वाला जनरेशन था। तो उस समय तो 70 साल के लोग भी मतलब बड़े बड़े प्लॉट को कुदाल से पूरा खींच देते थे। मतलब 70-75 साल का जो बुजुर्ग जिसको आप कहते हो ना, 70-75 साल के, वो लोग भी कुदाल से मतलब बड़ा बड़ा जमीन, एकड़ का एकड़ जमीन को जोत देते थे। और आज आप मुझे बोलिएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से कर पाइएगा, उतना स्ट्रेंथ रहेगा तब ना कुदाल चलाने का। इतना ताकत भी तो होना चाहिए कि आप कुदाल चला करके एक आध एकड़ लैंड को ये कर देंगे। आप कौन कर पाएगा, आप में से कौन कर सकते हैं ये काम, या हम में से कौन कर सकते हैं। तो वही है कि भाई उस तरह का भोजन भी अब नहीं है, और इतने केमिकल्स हैं अंदर से, सब कुछ ना कुछ परेशान, मतलब इतनी डिजीज वगैरह, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन इतना हो गया। तो ये पॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो यही था गाइस। आजकल डॉक्टर्स भी ऐसे हो गए हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, तो कभी आजकल देखिए कितना कॉमर्शलाइजेशन हो गया कि डॉक्टर्स के पास भी आप जाइएगा ना, अगर उसको बोलिएगा कि भाई हमको थोड़ा सा बुखार है, मान ली फीवर बोलिएगा, तो आपको कम से कम आधा किलो दवाई, जैसे आधा किलो सब्जी खरीद के लाते हैं ना, तो आधा किलो आपको दवाई दे देगा सिर्फ फीवर के नाम पे। तो एक आध मेरे फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, तो वो लोग बताते हैं कि आज के समय में मतलब अगर आपने डॉक्टर को खुल के बता दिया ना, किसी डॉक्टर को खुल के बता दिया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो जितना प्रॉब्लम बताइएगा उतना वो मेडिसिन, मतलब क्योंकि उसको उससे भी कट मिलता है, मतलब परसेंटेज मिलता है। तो इस लेवल का कॉमर्शलाइजेशन है। अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे, डॉक्टर पे तो ट्रस्ट करते हो ना। अब आप डॉक्टर के पास गए ठीक होने के लिए, पता लगा उसने और आपको बीमार कर दिया, उसने इतना दवाई आपको दे दिया कि खाते खाते शरीर आपका खोखला हो गया, जो आजकल हो भी रहा है, देख रहे हो। किसी डॉक्टर के पास जाकर के बताइए थोड़ा सा दुख अपना, वो इतना दवाई आपको लिख देगा, मतलब बिना मतलब के, जो आप जिसका कोई यूज भी नहीं है वो भी आपको खिला देगा वो, कि फिर 10 दिन बाद आप उसके पास जाइए।
तो ऐसे में बड़ी स्थिति आज के समय में वही हो गया ना, बड़ी दयनीय है। और एक मानवता के स्तर पे जो है, मानवता के स्तर पे काम थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो ये चिंता का विषय है। तो कई सारे डॉक्टर्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भाई यू नो, इसलिए कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हर जगह पे मतलब कॉमर्शलाइजेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री में हो, हर जगह पे आज के टाइम पे। तो ट्रस्ट किस पे करोगे आप? ना ही अच्छा खाना हमें मिल रहा है, पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ रहा है इतना, है ना। तो यही था गाइस आज की क्लास में। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं। फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल। किन्हीं को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं। सर आज की क्लास की पीडीएफ मिल सकती है क्या? नहीं, मैं अपने पास रख के करूंगा क्या मैम आज की पीडीएफ? मैं आपके लिए तो पीडीएफ बनाता हूँ। तो जी आप ही सर, को एक्चुअली इतना रो रहा था कि मैं क्लास में बहुत ज्यादा मेरा डिस्टर्ब हो गया, कुछ कुछ मैंने सुना, कुछ कुछ नहीं सुन पाई। तो मिल जाएगा मैम, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, मैं भेजूंगा अभी आपको, पीडीएफ मिलेगा। और उपासना मैम ने अगर रिकॉर्डिंग किया होगा तो वो भी मिल जाएगा आपको। आप लोग सब लोग उपासना मैम को थैंक्स बोलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वो हर दिन क्लास को रिकॉर्ड कर रही हैं आजकल, और वही डालती भी हैं, उपासना विश्वकर्मा मैम। तो उन्हीं की वजह से आप लोग को रिकॉर्डिंग्स मिल पा रहा है। और उपासना मैम ने इस बार यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया है पॉलिटिकल साइंस में। तो खुद भी क्वालिफाई किया और अब दूसरों को क्वालिफाई कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। तो उपासना मैम से आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डिंग। तो मैं भेजूंगा, नोट्स अभी भेज दूंगा। और कोई डाउट है तो बताइए। भाई गाइस, अभी पर्यावरण हमारा खत्म होगा ना तो हम मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे, यानी 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी पर्यावरण में कुछ चीज़ें रह रही हैं हमारी। तो 1-2 क्लास, यानी आज ट्यूसडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे से हम मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की दुनिया में फिर से हम प्रवेश करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की पढ़ाई हम करेंगे फ्राइडे या सैटरडे से। जब हमारा पर्यावरण एक बार ओवर हो जाए तो हम लोग फिर डीआई और मैथ्स की दुनिया में जाएंगे, ठीक है। तो वो बनाएंगे अभी पर्यावरण के बाद, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। बाकी अभी मदान सर से भी बात हुई है, तो इस हफ्ते हो सकता है वीकेंड्स पे केवीएस मदान सर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली मोटिवेशनल सेशन में। आजकल स्पीकर्स की इतनी कमी है, बताइए। जो लोग पीएचडी, मेरे कई सारे नोन है अब इसी फील्ड में, अब आप पीएचडी कर रहे हैं और आपको किसी विषय पे मैं बोलने बोलूँ और आप बोलने से डर रहे हैं, तो क्या मतलब है आपका पीएचडी करने का? मेरे कई सारे जूनियर्स हैं या कई सारे सीनियर नोन, अब मैं उनको कहता हूँ कि भाई अपने क्लास में मैं लाने का कोशिश करता हूँ, भाई किसी विषय पे थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा होता है तो अच्छा लगता है ना। अब मैं 50 लोगों से संपर्क करता हूँ तो 49 लोग, किसी का शरीर, किसी का किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, कोई अपना हॉस्पिटलाइज है, किसी का पीएचडी का वाइवा चल रहा है, किसी को जो है पुलिस पकड़ के ले गया है, कोई जेल में बंद है, मतलब ऐसे ऐसा बहाना है, बताइए। तो बड़ी दिक्कत है। अब मुझे आप किसी टॉपिक पे बोल लीजिए, आपका कोई सेशन है, आपको कोई स्पीकर नहीं मिल रहा है, मुझे उठा के ले जाइए कि सर आप इस विषय पे बोलिए, तो मैं देखिए आप बोल दूंगा, बिना मतलब 1 दिन का टाइम दीजिएगा तो मैं बोल दूंगा। पर मैं किसी से, कई लोगों से कंसल्ट करता हूँ। अभी मेरे एक नोन है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे पीएचडी किए हैं, मतलब कर चुके हैं 1 नेशन 1 तो मुझे लगा कि उनको बुलाता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया भाई आइए। अब उन्होंने मेरे से 20 दिन का समय मांगा कि सर मुझे 20 दिन का टाइम दीजिए, थोड़ा मैं अभी बिजी चल रहा हूँ। तो 20 दिन बाद मैं उनसे संपर्क करूंगा। अभी एक रिसेंटली हमारे क्लास से ही मैम है जिनकी पीएचडी कंप्लीट हुई, तो उनकी पीएचडी में मैं भी थोड़ा उनको सुपरवाइज कर रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मैम थोड़ा आइए, थोड़ा बताइए भाई क्या पीएचडी में आपने किया और लोगों को लाभ मिलेगा। तो सर मैं बहुत बीमार हूँ अभी, थोड़ा सर मुझे 1 महीना लगेगा ठीक होने में। इतना डर है, इतना डर है कैमरे का या बोलने का। आप नहीं अगर बोलेंगे तो कैसे आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, ये सोचिए आप। अगर आप नहीं बोलोगे तो कैसे आप पढ़ाओगे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में या स्टूडेंट्स को? तो डर है कि मैं कैसे बोल पाऊंगी या मैं कैसे बोल पाऊंगा, डर है, वो बोलना ही नहीं, मतलब डर के मारे वो कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं।
तो स्पीकर्स की बड़ी कमी है, ऐसा मैं फील करता हूँ। अच्छे वक्ता, नॉलेज बहुतों को है, नॉलेज बहुतों को है, लेकिन वक्ता अच्छे नहीं है कि वो आकर के आपको आधा घंटा भी बोल पाए किसी टॉपिक पे। हिम्मत ही नहीं है, अंदर से डर जाते हैं, क्या बोलेंगे, कुछ गलत ना बोल दें, कुछ पता नहीं क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि आप बोल पाए, बात कर पाए। तो अभी कई सारे लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आकर के कुछ हमें नॉलेज दें, बट ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है। बट अभी आएंगे, जैसे मदान सर अभी आएंगे इस वीकेंड, और भी कई लोग हैं जो चैनल में हैं, तो वो लोग भी आएंगे। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? सारी चीजें क्लियर है ना? जी सर। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तो आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो फिर बात करिएगा, है ना? टेक केयर, बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। शुभ रात्रि सर। Thank you, sir.